हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम टॉर्क। ये टॉर्क को डिनोट किया जाता है टॉ से, और इस टॉर्क को कहा जाता है कि इसका दूसरा भी नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को ही दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स यानी क्या होता है? तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स यानी दिस इज द टेंडेंसी of force about an axis to rotate the body. यानी what is that moment of force? It is the tendency of the force about an axis to rotate the body अबाउट सेम एक्सिस, यानी उसी एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करने की जो टेंडेंसी जिस फोर्स में है, उस फोर्स को कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, और उसी को ही कहा जाता है टॉर्क। तो कैसे? तो देखते हैं इसको अभी। तो मान के चलिए कि दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ऐसे दिखा देते हैं इसको। तो दिस इज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। और यहाँ से इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हम पकड़ेंगे एक डोर। तो दिस इज द प्लेन ऑफ द डोर। ये यहाँ पे हिंजेस लगाए हुए हैं जहाँ से डोर को टर्न किया जाएगा, बराबर। और इस साइड पे एक हैंडल लगाया जाएगा डोर को पुश या पुल करने के लिए। तो पुश और पुल आप कहाँ पे करेंगे? इस पॉइंट पे करने वाले हैं। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ पे हिंजेस लगाया है इस डोर के प्लेन को, तो वहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पकड़ेंगे। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, से इट इज आर। ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो आर कहाँ से कहाँ तक के जाएगा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यानी ये ओरिजिन पकड़ेंगे, यहाँ से ऐसे जाएगा। ये आर हो गया ऐसे। अब आप फोर्स कहाँ पे लगाने वाले हैं? तो ये आर को, ये आर वेक्टर इधर लगा देते हैं हम। आर वेक्टर आ गया यहाँ पे। क्या करेंगे हम? ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा हैंडल है, उस हैंडल पे पुश या पुल करेंगे। मतलब हम फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं? इस हैंडल पे के ऊपर लगा रहे हैं, बराबर। अब इस हैंडल के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स होगा। इन दिस वे यू अप्लाई फोर्स, सो दिस इज द फोर्स। ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर। अब आपने ये पुश किया ऐसे, तो पुश करते बराबर क्या हुआ? ये जो डोर है ये ऐसे रोटेट हुआ, ये डोर ऐसे टर्न हुआ, ठीक है। तो लेट यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं हम। ये आर है और ये एफ है, तो डोर कैसे ऐसे रोटेट हुआ, तो एंगल हम ऐसे पकड़ेंगे इसको। तो लेट दिस इज एंगल थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसके प्लेन को कंप्लीट कर देते हैं इधर में। ये प्लेन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी ये जो प्लेन है ये कैसा है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और ये डोर जो है ये वर्टिकल प्लेन में है। तो अब क्या हुआ? जैसे आपने इस हैंडल के ऊपर फोर्स लगाया तो डोर रोटेट हुआ, डोर टर्न हुआ। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है ना, ये जो टर्निंग इफेक्ट है उसको ही कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। और इसका एक नाम है, इट गिव्स यू टर्निंग इफेक्ट। यानी क्या देता है ये? टर्निंग इफेक्ट। तो जैसे आपने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया, कहाँ पे फोर्स लगाया आपने? ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे आर इतनी दूर जैसे आपने फोर्स लगाया, तो ये डोर का जो प्लेन है ये टर्न हुआ, ये रोटेट हुआ। तो दिस प्रॉपर्टी यानी क्या? ये आर और एफ, इसने जो ये प्रॉपर्टी बनाई है, दैट इज टर्निंग इफेक्ट, उसी को ही कहा जाएगा टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इट इज गिवन बाय मैथमेटिकली, सो देयरफॉर मैथमेटिकली
टॉर्क इज गिवन बाय टॉ इक्वल टू तो कैसे आएगा ये, इस साइड देखिए आर है, इस साइड एफ है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, बोथ आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर इसको दिखा सकते हैं हम कैसे, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। सो देयरफॉर ये जो आर क्रॉस एफ है ये आपको देगा टर्निंग इफेक्ट। सो दिस इज टॉर्क इक्वल टू गिवन बाय आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ कैसे जाएगा, ये आर क्रॉस एफ ऊपर की तरफ, यानी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। यानी इफ दिस फोर्स टेंड्स टू ओपन द डोर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ दिस फोर्स tends to open the door in anti-clockwise direction, then torque is upward. And if this force tends to open the door in clockwise direction, if आपने उधर से फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो इस साइड आएगा ये प्लेन। ऐसे फोर्स लगाएंगे ना आप मेरे तरफ, ऐसे फोर्स लगाओगे, मतलब F का डायरेक्शन इधर आएगा, या R तो एज इट इज रहेगा, तो उस वक्त क्या होगा, F इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, तो R F के तरफ आएगा, यानी R क्रॉस F हो जाएगा। तो R क्रॉस F कहाँ जाएगा, ये टॉर्क नीचे, एंड इन दैट केस द टॉर्क विल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो व्हेन द अप्लाइड फोर्स टेंड्स टू ओपन द डोर in anti-clockwise direction, then torque is upward, and if this applied force tends to open the door in clockwise direction, then the torque is in downward direction. So the torque equal to लिखा जाता है, it is R cross F। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, सो मैग्नीट्यूड टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इसका भी मैग्नीट्यूड, दैट इज आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो ये R और F के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। इफ़ अगर कंडीशन बनती है कि इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये टॉ हो जाएगा, R F आ गया इधर में, साइन 90 आएगा इधर में, तो साइन 90 कितना होता है बोलिए, साइन 90 इज 1। सो देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू ये आ गया आर एफ, यानी ये जो टॉर्क है ये आएगा मैक्सिमम टॉर्क। तो ये फार्मूला अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड टॉर्क इक्वल टू क्या मिला, आर एफ मिला, कब, इफ थीटा इज 90। तो देखते कैसे टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम होगा, यानी डोर ज़्यादा से ज़्यादा टर्न होगा। कब ज़्यादा टर्न होगा, सबसे ज़्यादा जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 का मतलब क्या है, यानी ये जो डोर का प्लेन है, तो अगर मान के चलिए बोर्ड डोर का प्लेन है, तो उसको आप पुश या पुल करेंगे, तो कैसे पुल करेंगे, ये जो एंगल है ये कैसे बनाएंगे आप 90, यानी जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, इधर में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे जहाँ पे हैंडल लगा हुआ है वहाँ पे आप पुश करोगे। तो पुश कैसे करोगे, ये डोर का जो प्लेन है इसको एग्जैक्टली ऐसे, ये जो डोर का प्लेन है उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पुश करते हो या पुल करते हो, तब आपको टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम मिलेगा। अगर आप यही एंगल देखिए ना, ये जो फोर्स है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगाया, तो टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम। अब इस फोर्स को आप डोर को पैरेलल करने की कोशिश कीजिए ऐसे, तो ये ऐसे आएंगे, तो थीटा कम होती जाएगा, तो साइन थीटा भी क्या होती जाएगा, डिक्रीज होती जाएगा। अगर एग्जैक्टली ये डोर का जो प्लेन है एग्जैक्टली ऐसे फोर्स लगाया, ये प्लेन है वर्टिकल प्लेन, और ऐसे फोर्स लगाया यानी पैरेलल लगाया, तो थीटा हो गया 0, थीटा 0, साइन 0 0, ये पूरा वेक्टर 0, यानी टॉर्क 0 हो गया, यानी देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम कब मिलता है, जब थीटा क्या है 90, मतलब जो डोर का प्लेन है, तो उस प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैंडल के ऊपर जब आप पुश या पुल करोगे, तभी जाके आपको टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम मिलेगा। अब देखेंगे हम एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। तो उसके लिए हम क्या पकड़ेंगे, एक रोटेटिंग बॉडी पकड़ेंगे। तो वी विल कंसिडर ए रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी लिए हमने। लेट दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय लेटर अल्फा। अब बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कैसे रोटेट हो रही है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब आएगा, तो जब एंगुलर स्पीड लीनियरली इंक्रीज होगा या लीनियरली डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एंगुलर स्पीड
लीनियरली इंक्रीज होगा या लीनियरली डिक्रीज होगा, तब उसी वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा दैट इज कांस्टेंट। तो ये कब हो सकता है? जैसे फैन को स्विच ऑन किए, मान के चलिए, एज्यूम कीजिए फैन को स्विच ऑन किए तो उसका जो स्पीड है वो क्या, मैक्सिमम होते समय, वो कांस्टेंट रहते समय स्टार्टिंग से एक मैक्सिमम वैल्यू पकड़ते वक्त वो क्या होता है, लीनियरली बढ़ते जाता है, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। सिमिलरली जैसे फैन को स्विच ऑफ किए तो वैसे ही वो रुकने तक के लीनियरली उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इन दैट केस द एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। तो लेट दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ n number of particles having masses m1, m2, m3 up to mn which are situated at a distance of say r1, r2, r3 up to rn, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्टिकल पकड़ते हैं जिसका मास m1 है, विच इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर हम यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल पकड़ते हैं जिसका मास m2 है, जो कितने दूर है, इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर हम तीसरा पार्टिकल पकड़ेंगे जिसका मास m3 है, जो r3 डिस्टेंस पे है। और अब आखिरी वाला पार्टिकल पकड़ लेते हैं, है ना, जिसका मास mn है, जो कि rn डिस्टेंस पे है। अब ये जितने भी पार्टिकल्स पकड़े हमने m1, m2 अप टू mn आखिरी तक के, तो जो पहला पार्टिकल है, एज दिस बॉडी इज रोटेटिंग, तो पहला पार्टिकल भी रोटेट हो रहा है ना। तो अबाउट दिस सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सच दैट द रेडियस ऑफ इट सर्कल इज r1। यानी जो पहला पार्टिकल है m1 वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट हो रहा है सच दैट द रेडियस ऑफ इट सर्कुलर मोशन इज r1। सिमिलरली जो दूसरा पार्टिकल है उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या आएगा, r2, तीसरा पार्टिकल r3 और आखिरी का पार्टिकल क्या है, rn। यानी हर पार्टिकल का जो रेडियस है ऑफ सर्कुलर पाथ वो डिफरेंट है। अब रेडियस डिफरेंट है, इसीलिए हर पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन, क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। a1, a2, a3 up to an be the linear acceleration of particles having masses m1, m2, m3, mn रिस्पेक्टिवली। यानी हर पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अलग है, इसलिए उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या आएगा, अलग आएगा। अब लीनियर एक्सेलरेशन अलग है तो लेट a1, a2, a3 ये सब ले लिया हमने, ऑल दीज आर द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स। अब हम देखते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन अलग है तो ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, है ना, ये जो घूम रहा है तो इसके ऊपर अब कितना फोर्स लगेगा। तो जो पहला पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मान के चलिए F1 है, दूसरा पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो गया F2। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट F1, F2, F3 up to Fn be the force acting on particle
having masses m1, m2, m3 up to mn रिस्पेक्टिवली। मिल गया? तो लीनियर एक्सेलरेशन मिल गया, तो फोर्स भी मिल गया। अब हम निकालते डायरेक्ट टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। तो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, यानी ये सर्कुलर मोशन फोर्स के वजह से क्या हो रहा है, ये पार्टिकल घूम रहा है कि नहीं, तो देयरफॉर इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या मिलेगा आपने को, देखिए। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखते थे हम, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1 इज, तो क्या होगा वो, τ1 इक्वल टू, तो टॉर्क का फॉर्मूला देखे थे अपन ने, RF, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। सो देयरफॉर τ इक्वल टू यहाँ पे आएगा R1 F1। तो पहले पार्टिकल के ऊपर टॉर्क कितना लगा, टॉर्क इक्वल टू R1 F1। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू ma होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो देयरफॉर F1, अपने पास F1 है, तो F1 इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू A1, है ना। सो A क्या होता है, अगेन सिंस A इक्वल टू होता है R अल्फा, तो A1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, F1 इक्वल टू M1, A1 के जगह पे होगा R1 अल्फा 1 होगा क्या, बोलिए, R1 अल्फा 1 लिखो क्या, अल्फा लिखो। तो दिस बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, देयरफॉर ऑल पार्टिकल्स ऑफ दिस रिजिड बॉडी आर आल्सो रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। देयरफॉर यहाँ पे A इक्वल टू R अल्फा है, तो A1 इक्वल टू क्या आएगा, R1 अल्फा ही आएगा। तो देयरफॉर A1 के जगह पे लिखेंगे R1 अल्फा। हो गया क्लियर? तो ये मिला आपको F1। अब इस F1 को इस 1 में हम पुट कर देंगे। सो देयरफॉर τ1 इक्वल टू मिलेगा आपको R1 इंटू ये M1 R1 अल्फा। सो देयरफॉर दिस τ1 इक्वल टू मिला आपको M1 R1 स्क्वायर अल्फा, यानी ये मिला आपको फार्मूला किसके लिए, तो दिस इज फार्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1। सिमिलरली हम दूसरे पार्टिकल के ऊपर भी कितना टॉर्क लग रहा है वो भी निकालेंगे, तीसरे पार्टिकल भी और nth पार्टिकल की। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल, है ना, जिसका मास कितना है, m2 है, इस कितना होगा, τ2 इक्वल टू m2 R2 स्क्वायर अल्फा। एंड इन दिस वे टॉर्क एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल निकाल लेते। सो देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल इज, क्या मिलेगा आपको टॉर्क, तो τn इक्वल टू mn Rn स्क्वायर अल्फा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। यानी इन दिस वे ये जो हर पार्टिकल रोटेट हो रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो हर पार्टिकल के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है ये अभी अपने को मिल गया। अब ये पूरे पार्टिकल को मिला के क्या बनी है, पूरी रिजिड बॉडी बनी है। तो पूरे रिजिड बॉडी के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, पूरे रिजिड बॉडी के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, ये क्या होगा, दिस इज द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल, है ना। तो पूरे टोटल बॉडी के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। तो इसको हम मैथमेटिकली यहां पे लिख देंगे। सो देयरफॉर टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन rotating body is equal to the sum of torque acting on each particle. So therefore torque equal to τ1
प्लस टॉ टू प्लस 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 टॉ एन। सो देयरफॉर दिस टॉ इक्वल टू टॉ वन, टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल कितना था, m1r1 स्क्वायर अल्फा प्लस सेकंड फार्मूला m2r2 स्क्वायर अल्फा प्लस आखिरी वाला फार्मूला mn rn स्क्वायर अल्फा। इन सबको अब ऐड कर दीजिए आप, तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, तो उस साइड कॉमन आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, और इस साइड मिला आपको अल्फ़ा। अब ये क्या होता है, ये है एडिशन, किसका एडिशन है, ऑल mr स्क्वायर, सभी mr स्क्वायर का एडिशन है। सो देयरफॉर दिस इज रिटन एज समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n ऑल mi ri स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में अल्फ़ा। अब इसका मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, लिखना पड़ेगा ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिनोटेड बाय लेटर आई, और ये अल्फ़ा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला मिला आपको, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म अगर देखना है तो देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, वाट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा सेम इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। इफ़ द अल्फ़ा का डायरेक्शन अगर ऐसे है ना, यानी एंगुलर स्पीड अगर लीनियरली बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे अगर बढ़ रहा है तो अल्फ़ा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो टॉर्क भी ऊपर जाएगा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट ये जो बॉडी घूम रही है तो घूम कैसे रही है, विथ लीनियरली डिक्रीजिंग एंगुलर स्पीड, यानी पंखा बंद हो गया है, बंद हो गया तो क्या हो रहा है, अलग डायरेक्शन में घूम रहा है क्या, उल्टा घूम रहा है क्या, नहीं, सेम ही डायरेक्शन में घूम रहा है, बट कैसे, उसकी जो एंगुलर स्पीड है अब वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। मतलब लीनियरली जब एंगुलर स्पीड डिक्रीज होगी तब जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, जो डायरेक्शन है उसके एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी अल्फ़ा डाउनवर्ड होगा तो इन दैट केस टॉर्क इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस रोटेटिंग बॉडी। ठीक, ये डिस्क है या फ्लाईव्हील है, ठीक है, तो ये ऐसे आ गई इसकी डिस्क, ये डिस्क आ गई। अब क्या करते हैं हम, इसके सेंटर से एक शाफ्ट भेजते हैं, है ना, एक शाफ्ट भेजा और इसके अबाउट इस डिस्क को रोटेट करना है, यानी ये शाफ्ट मतलब ये आप इसको बोलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डिस्क को ऐसे घुमाना है, तो डिस्क को घुमाना है ऐसे अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेड ले लेते और इस थ्रेड को इस डिस्क के ऊपर ऐसे लपेट देंगे, एंटाई कर देंगे, इसके 2-3 राउंड कर देते ऐसे 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 लपेट दिया, और एक रस्सी का एक वही जो फ्री एंड है इसको इधर पकड़ेंगे, और वो क्या करेगा, आप ऐसे यानी रस्सी लपेट दिया और एक एंड से आप अब क्या करोगे, तो ऐसे इसके ऊपर खींचोगे उसे, यानी इस डायरेक्शन में आपने क्या लगाया है, फोर्स F। अब कौन से पॉइंट पे लगाया, मान के चलिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे फोर्स लगाया आपने, तो ये फोर्स का यहाँ से डिस्टेंस पकड़ेंगे, ये है ना, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका R, बराबर। तो ये R को आप अगर प्लेन में दिखाने चाहोगे तो ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, ये R आ गया यहाँ तक के, है ना, हाइपोथेटिकल है ये R, और इस साइड में F है, तो दोनों का एक प्लेन हो गया, ये ऐसा प्लेन मिलेगा आपको, बराबर। अब यानी क्या है, तो ये इस साइड में R है और इस साइड में F है, यानी F आपने टेंजेंशियल लगाया है तो ये 90 हो गया, तो ये भी ऑटोमेटिकली थीटा कितना आएगा यहाँ पे, ये भी आएगा 90। तो ये जो R क्रॉस F यानी कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है लेफ्ट में, तो ये मिलेगा आपको टॉर्क, यानी
दिस टॉर्क इक्वल टू मिला आपको फॉर्मूला क्या, तो R क्रॉस F। दिस टॉर्क को ही कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या दे रहा है आपको, यानी इस पॉइंट के ऊपर डिस्क के ये रिम के ऊपर यानी बाउंड्री के ऊपर जैसे आपने इस परपेंडिकुलर ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो डिस्क ने क्या करना चालू किया, घूमना चालू किया, मतलब रोटेट होना शुरू किया। तो ये जो फोर्स है इस पर्टिकुलर जगह पे लगाने से डिस्क रोटेट हो रही है, यानी डिस्क ने रोटेशनल मोशन शुरू कर दिया, डिस्क के अंदर टर्निंग इफेक्ट आया। तो ये जो फोर्स है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जो फोर्स लगाया आपने, इस फोर्स ने क्या दिया, टर्निंग इफेक्ट दिया, है ना। तो इसीलिए इसे कहा जाता है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है ना, ये रोटेशनल मोशन के अंदर। तो उसके लिए हम क्या पकड़ते हैं, एक डिस्क पकड़ते हैं। तो मान के चलिए ये डिस्क है या प्लेट है, ये डिस्क या प्लेट, तो ये हो गया डिस्क या प्लेट हैविंग मास m, जिसका मास m है। अब यहाँ से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन भेजा, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। लेट यहाँ से यहाँ तक के ये जो डिस्क का सेंटर है वो वहाँ से ये डिस्क का जो रिम है सरकमफरेंस है वहाँ तक के, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द डिस्क। तो ये हो गया रेडियस ऑफ द डिस्क। अब हम क्या करते हैं, ये डिस्क को घुमाते हैं ऐसे, जैसे घुमाया है डिस्क को तो ये डिस्क घूमने के लिए क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट प्रॉपर्टी वी कॉल्ड एज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। तो आई क्या हो गया, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया अपने को, जो भी एक डेफिनेट या फाइनाइट वैल्यू है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये जो डिस्क है इस डिस्क को यानी आप बोलिए कि रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, बाय सेम मास। डिस्क का जितना मास है उतने मास से हम इसे रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं, तो मान के चलिए दिस इज द मास, यानी ये जो मास है ये मिला आपको m, रिप्लेस किया तो सेम मास, जितना मास है पूरी डिस्क प्लेट बनाई थी उन्होंने उतनी मास का, तो अभी हमने उसकी मास को क्या कर दिया, रिप्लेस किया, m ले लिया। और अब इस m को हम एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर एक डिस्टेंस है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया फिर से। ठीक है, इसके अबाउट ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये कितने एक दूर लिया है उसे, तो दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच में है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फिर इसको घुमाएंगे, अभी घुमाना चालू कर दिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले आपने क्या रखा, पहले पास में रखा, फिर थोड़ा दूर रखा, पास में रखा तो मोमेंट ऑफ घुमाना शुरू कर दिया, रोटेट करना चालू कर दिया, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, से इट इज़ I1, यानी कितना अपोज कर रहा है देख रहे हो। फिर और घुमाना चालू कर दिया, तो कैसे थोड़ा डिस्टेंस दूर पकड़ा फिर घुमाया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला I2, और फिर दूर लेके गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला I3। इन दिस वे आप एक्सपेरिमेंट करते गए। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर एक ऐसा डिस्टेंस आया, एक ऐसा डिस्टेंस आपने लिया जिसके ऊपर जब आपने इसको घुमाया उतने डिस्टेंस पे इस मास m को घुमाया, तो ये जो मास m है उसने घूमने के लिए कितना अपोज किया, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला वो क्या मिला, I मिला, विच इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द डिस्क। यानी आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस मास m को रखा और फिर उसको रोटेट किया, तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिला दैट इज I मिला, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ द डिस्क। यानी जो पहले जो डिस्क थी इसी मास की जो डिस्क बनाई थी
उसका जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना ही अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। तो जितने डिस्टेंस पे इस मास को रखने के बाद, जितने डिस्टेंस पे इस मास को रखने के बाद आपको सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है एज दैट ऑफ द डिस्क, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन एंड डिनोटेड बाय लेटर के। उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाएगा दिस रेडियस ऑफ गायरेशन डिनोटेड बाय के। सो एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, और उस पॉइंट से ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी को कहाँ तक के, एक्स ऑफ रोटेशन तक के, तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। सो इट इज, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ए पॉइंट एट विच whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to get the same moment of inertia as that of the previous body। तो अब ये फार्मूला क्या है, अपने को पता है फार्मूला, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसका। तो सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू, क्या है फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस रहता है उसका स्क्वायर। सो देयरफॉर ये दिखेगा, पता नहीं दिखता क्या, तो नहीं दिखता, ये मास, तो मास कितना है m, और पर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे k और उसका स्क्वायर, और ये I इक्वल टू फार्मूला मिला mk स्क्वायर। सो देयरफॉर k स्क्वायर इक्वल टू दिस I बाय m, और यहाँ पे मिला आपको फार्मूला k इक्वल टू रूट I बाय m, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला मिला k इक्वल टू रूट I बाय m। अब k क्या है, k परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके ऊपर ये रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड रहता है, और कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पे रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड नहीं रहता है। तो यहाँ तो जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑन विच रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर है, तीन फैक्टर है। एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है क्या दूर में है ना। मास अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में रहेगा तो के का वैल्यू क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, और वही मास अगर दूर रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो के का वैल्यू क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगेन बॉडी एक्सटेंडेड अगर ऑब्जेक्ट है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट अलग होता है, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब ये डिस्क अगर है तो डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये सेंटर में है तो आपको एक के का वैल्यू मिलेगा। बट यही एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से हट गया और यही इधर आ गया तो है ना, तो इन दैट केस के इज डिफरेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफरेंट। सिमिलरली इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की डेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि मास के ऊपर डिपेंड करेगा, भले वो फॉर्मूले में मास है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इट डज नॉट, इट का मतलब कौन, के, रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज के। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, दो फैक्टर है उसके, दोनों फैक्टर लिखेंगे कहाँ, कौन सा, पहला मास ऑफ बॉडी, देखते इधर में, अब ये बॉडी कितने स्पीड से घूम रही है, कम स्पीड से घूमे या ज़्यादा स्पीड से घूमे, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है, डिस्टेंस चेंज होगा क्या, नहीं, यानी स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी। अब देखते हैं हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पहला पॉइंट तो क्या होगा, इफ mass is distributed away from axis of rotation, यानी ये मास अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I will be greater and hence मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, यानी अपोजिशन फॉर रोटेशनल मोशन बढ़ गया क्योंकि मास दूर चला गया, एंड हेंस
जो रेडियस ऑफ गायरेशन है के, उसका भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। हेंस रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज के आल्सो इंक्रीजेस, के बढ़ जाएगा। तो इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या है, अगर आपको के का वैल्यू ज़्यादा दिया है, के का वैल्यू अगर ज़्यादा है, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, इससे आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि मास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर है। ठीक है। दूसरा, इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी पास में। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मास पास में आ गया है, तो क्या होगा, देन तब क्या होगा, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई, क्या होगा, पास में आ गया तो घुमाने के लिए अब आपको कम तकलीफ हो रही है। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, अभी ग्रेटर बोला था, अब ये स्मॉलर होगा, मतलब क्या होगा, डिक्रीजेस, यानी हेंस जो रेडियस ऑफ गायरेशन है दैट इज के आल्सो क्या, डिक्रीजेस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका, रेडियस ऑफ गायरेशन का अपने को बेनिफिट क्या है, तो अगर के का वैल्यू ज़्यादा है तो इससे ये बात पता चलेगी कि मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत ज़्यादा दूर है, और के का वैल्यू अगर कम है तो इससे बात पता चलेगा कि ये जो मास है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज के का फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है।